नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थापित महान संत, समाज सुधारक और सांस्कृतिक चेतना के प्रणेता श्रीमंत शंकर देव के विचारों, दर्शन और साहित्य को समर्पित शोध संस्थान का भव्य लोकार्पण समारोह में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मध्य एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। का कार्य क्षेत्र भले ही असम था, लेकिन उनके द्वारा सामाजिक जागरण का जो कार्य किया गया, उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा। वो महापुरुष शंकर थे जिन्होंने एक विपुल साहित्य लिखा। नंबर एक, उस साहित्य को गाना सिखाया भिन्न भिन्न रागों में। वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। वो क्या नहीं किया, कविता लिखा, ब्रजावली भाषा में लिखा, संस्कृत में लिखा, असमिया में लिखा। राज्यपाल रमेन डेका ने गोद लिए गए 3 ग्रामों बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी, गारियाबंद जिले के ग्राम बिजली और खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले के ग्राम सोनपुरी में केंद्र राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया। इस संबंध में राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी गांव के सरपंच भी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, जैविक खेती और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। पंखाजुर के परलकोट के कापसी में सनातन संस्कृति आस्था का केंद्र बना। जब राम नाम से पूरा शहर झूम उठा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक विक्रमदेव उसेडी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हजारों सनातनी साधु संत इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे। आरएसएस खंड सह संयोजक चित्तरंजन मंडल और उनके सहयोगियों ने अयोध्या राम जन्मभूमि के दर्शन प्राप्त किए। आज यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर मंदिर का निर्माण का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था और भूमि पूजन होने के बाद सभी के सहयोग से यहाँ पर भव्य बहुत बढ़िया यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की परिकल्पना की गई है और निर्माण होने वाला है और सबकी ख्याति के यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो, उसके निमित्त हम यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी आप जितने मीडिया के साथी हैं, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं, सबके सहयोग से यहाँ पर आने वाले समय में बढ़िया भव्य यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। सबसे पहले तो मैं अपने कापसी वासी जितने भी जनता है उन सबको हार्दिक बधाई कि इतने बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। इतना भव्य तरीके से हमारा ये आज शुभारंभ हुआ है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाए गए हैं उसका प्रतिनिधित्व के ऊपर यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि हम सब जो ग्रामवासी है यहाँ छोटे एरिया हैं, तो इस क्षेत्र में जो ग्रामवासी है वो कई लोग होते हैं जो अयोध्या तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर वो मंदिर बन जाए तो अयोध्या का जो दर्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं आकाश पोद्दार आपसे यही कहना चाहूंगा। देखिए, श्री राम जी की जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और आगे जो मंदिर बनने जा रहा है, और ये जो है केवल हमारे वे भगवान नहीं है, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, धर्म है, इसको दर्शाने का काम करता है, जो हमको समझना पड़ेगा। सारे हिंदू भाइयों को ये चीज समझना पड़ेगा। लोकसभा की केमिकल और फर्टिलाइजर समिति के स्टडी
टूर के दौरान रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं कन्याकुमारी में समिति सदस्यों के साथ विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के पावन संगम पर स्थित ये ऐतिहासिक स्मारक स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र चिंतन, आत्मबोध और भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। धान खरीदी की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। वहीं धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से धान खरीदी की डेट 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी के लिए बचे 9 दिन में भी 4 दिन अवकाश होने और 165 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के खिलाफ अभी तक 115 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने का हवाला दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा जो धान खरीदी की जा रही है, इनकी अव्यवस्थाओं को लेकर है, क्योंकि अभी धान खरीदी का अंतिम समय 31 जनवरी तय है और बड़ा मुश्किल से अभी 9 दिन बाकी है और उसमें भी 4 दिन अवकाश रहेगा। सिर्फ खरीदी 5 दिन ही होगा। इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि ऑनलाइन टोकन पूरी तरह से बंद हो चुका है, ऑफलाइन टोकन कट नहीं रहा है और अभी तक 5 लाख से अधिक किसान जिनका टोकन कटा है वो धान नहीं बेच पाए हैं। 4,07,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हो नहीं पाया है। आज भी पंजीयन के लिए दर दर भटकने को विधायक सुनील सोनी ने भक्त माता कर्मावाज और डॉक्टर खूबचंद बघेल बोर्ड में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य करते हुए हम रायपुर को विकसित विधानसभा क्षेत्र बना सकते हैं। इन विकास कार्यों से जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर में शहरी आपदा जोखिम और प्रभावी प्रबंधन पर पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस सिविल लाइन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में शहरी क्षेत्रों में आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सतर्कता, पूर्व तैयारी और समन्वित रणनीतियों पर चर्चा की गई और विधायक मिश्रा ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण आपदा जोखिम बढ़ रहा है और इसके समाधान के लिए सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है। महापौर मिनल चौबे, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक अनुज शर्मा, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और बेहतर समन्वय के महत्व पर जोर दिया। कोंडागांव में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को महात्मा गांधी से नफरत करने वाली पार्टी करार दिया। मनरेगा बचाव संग्राम के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौतम साहू की ओर से भगवान भोलेनाथ और दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर पदयात्रा का शुभारंभ किया गया और जनसभा को संबोधित किया गया। 10 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जन संपर्क कर मनरेगा योजना बंद होने से आने वाली आर्थिक संकट से अवगत कराया।
तो आपको बता दें कि कोंडा गांव में ये रैली निकाली गई, जहां पे साफ तौर पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को लेकर ये रैली निकाली। दरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने रायपुर नगर निगम के जोन 9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड 9 क्षेत्र में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। तो इस अवसर पर उन्होंने आमा सिवनी बाजार में शेड और चबूतरा निर्माण के लिए 29,35,000 रुपए, कचना में अपूर्ण मंगल भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए और आमा सिवनी राम जानकी मंदिर के पास अपूर्ण भवन को पूरा करने के लिए 3,26,000 रुपए की लागत से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के मौके पर नगर निगम जोन 9 के अध्यक्ष MIC सदस्य खेम कुमार सेन, वार्ड पार्षद मोहन कुमार साहू और अन्य लोग उपस्थित थे। बालोद की ओर से बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चयन पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अटल चौक पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे लगाए और उत्सव में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सहभागिता पार्टी की संगठनात्मक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने नितिन नवीन के युवा नेतृत्व को पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश यादव ने कहा कि नितिन नवीन का नेतृत्व पार्टी को नई ऊर्जा देगा और छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है। कोंडागांव के माखड़ी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन में थाना माखड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, नशा मुक्ति, साइबर अपराध, यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी ने सभी छात्र छात्राओं, प्रोफेसरों और अन्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध और साइबर अपराधों से खुद को बचाने के तरीके, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। कोंडागांव में एसपी पंकज चंद्रा की अध्यक्षता में थाना बड़े डोंगर क्षेत्र के पूर्व नक्सल प्रभावित ग्राम बोधा में पुलिस ने आसपास के ग्रामों के जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और खिलाड़ियों की उपस्थिति में वॉलीबॉल, कबड्डी और महिला वॉलीबॉल खेल का कार्यक्रम आयोजित किया। खेल में थाना क्षेत्र के कुल 20 टीम ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर ग्राम खांडसरा की टीम रही, द्वितीय स्थान पर ग्राम भूमका टीम और तृतीय स्थान पर ग्राम कोचपाड़ की टीम रही। विजेता टीम को पुलिस अधीक्षक ने कप और राशि इनाम स्वरूप दी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले प्रत्येक टीम को उत्साहवर्धन के लिए टी-शर्ट प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक की इस पहल से पूरे क्षेत्रवासियों में उमंग और उत्साह की लहर है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम को ग्राम बोधा और आसपास के ग्रामीणों द्वारा खेल उत्सव के रूप में मनाया गया। कोंडागांव केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम अडेगा में 2 सगी बहन ब्रजवती गावड़े उम्र और मनाया बाई का शव नदी में तैरता मिला। जानकारी के अनुसार ये दोनों साप्ताहिक बाजार गई थी। वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास खोजबीन की। इस दौरान अडेगा नदी के किनारे पानी में तैरता दोनों का महिलाओं का शव मिला। तो दोनों बहनें अपने मायके डोहलापारा आई थीं। घटना की सूचना मिलने पर केशकाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर बोडगा से है, जहां नाव पलटने से एक ही परिवार के 4 सदस्य नदी में डूबने लगे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी के 2 सदस्यों को ग्रामीणों ने बचा लिया और 2 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि दोनों की डेथ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। तो आपको बता दें कि नदी में डूबने से यहां पे मौत हो गई है, लेकिन 1-2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। तो परिवार के 4 सदस्य नदी में डूबे, जिनमें से 2 लोगों की तो मौत ही हो गई है और 2 लोगों को बचा लिया गया है। कराहल की ग्राम पंचायत कलमी के पनार ग्राम में घरों के बाहर सालों से पाइपलाइन बिछने के बाद ग्रामवासी पानी के इंतजार में टूटी हुई पाइप को देखकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो पीएचई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते श्योपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह से ठप है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन बिछने के बाद उम्मीद थी कि उनके घरों में शुद्ध पानी आएगा। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे पानी लेने के लिए अपने घरों से कई किलोमीटर दूर जाते हैं और एक बाल्टी पानी लेकर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। नगर के रोजगार मुखी संस्थान कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान और बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से ऑटो सर्विस टेक्नीशियन 2 व्हीलर मैकेनिक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और समारोह में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुलपति इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, अंबुजा फाउंडेशन के सीईओ रवि नायसे, जनरल सर्विस मैनेजर मनोज राउत और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों की ओर से प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं इस आयोजन का संचालन संस्था प्रमुख शैलेंद्र वर्मा और ट्रेनर रूपाली राजपूत द्वारा किया गया। शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलाज में एक नवविवाहिता का शव उसके घर के पास कुएं में तैरता हुआ मिला। 23 वर्षीय प्रियंका पाटीदार 18 जनवरी को सुबह से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महिला के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद मंगलवार को प्रियंका का शव कुएं में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहन बड़ौदिया ब्लॉक अस्पताल भेजा गया, जहां बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। दिनांक 18/1/2026 को प्रियंका पति सुनील पाटीदार निवासी मंगलाज की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और कल रात को उनकी डेड बॉडी उन्हीं के घर के पास से 20 फीट दूर कुएं में बरामद हुई है। और नवविवाहिता होने से हमने आज मर कायम किया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब से 100 पंचायतनामा कार्रवाई करवाई है और हम लोग आगे ही कार्रवाई करेंगे। सर, किनका हुआ था ये की अभी जानकारी नहीं मिली है। गाडरवारा के इंदिरा कॉलोनी में 21 से 28 जनवरी तक आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और भागवत कथा के भव्य आयोजन की शुरुआत आज विशाल शोभा यात्रा से हुई। ये शोभा यात्रा गाडरवारा शहर की अब तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा रही है, जिसमें भगवानों की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। शोभा यात्रा के बाद आचार्य प्रदीप मणि की ओर से हर दिन भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज की ओर से 22 से 23 जनवरी तक रात में राम कथा का वाचन किया जाएगा। आयोजकों ने धार्मिक जनता से अपील की है कि वो इस पवित्र आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। आयोजन में विशेष रूप से धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल बना रहा और महायज्ञ और कथा आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना साबित हो रहा है।
गायरवाड़ा में इंदिरा कॉलोनी में दिव्य 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा होगी, जहां हजारों हजार कलश यात्रा के साथ में पूरा नगर भ्रमण और अन्य मंथन के द्वारा जहां पर सुंदर डमरुआ सरकार का भी दर्शन कलश यात्रा के माध्यम से होगा। हजारों कलशों का दर्शन, मातृशक्ति का दर्शन होगा। सबसे निवेदन है इस कलश यात्रा में अवश्य पधारें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कलश यात्रा में चलेंगे तो समस्त तीर्थों को धारण करने का, दर्शन करने का फल। सिंहपुर गांव की शिवानी की नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत पर आदिवासी समाज का प्रदर्शन। सीहोर जिले के सिंहपुर गांव की निवासी शिवानी की नसबंदी ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने से हाल ही में मौत हो गई। महिला की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और आदिवासी समाज के लोग इस पर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज के लोग आज 1 दर्जन से अधिक गांव से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। उनका मुख्य मांग पत्र था कि दोषी डॉक्टर को 10 दिनों के भीतर निलंबित किया जाए। मृतक महिला के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मृतका के एक बच्चे को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाए। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन समाप्त करने पर सहमत हुए। सीहोर कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ये घटना हुआ था उसको विस्तृत जांच करने के लिए क्षेत्रीय संचालक ने एक कमेटी बना हुआ है। उसका कमेटी को उन्होंने क्षेत्रीय संचालक ने निर्देशित करा है 3 दिन के अंदर रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करना है। इसमें ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, वो एक्सपर्ट कहते हैं, वो लोग अपना रिपोर्ट कर 3 दिन के अंदर हमको दे देंगे। उसी के अनुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, इसका नसबंदी के कारण समय पे इनका घटना हो जाए तो उसको शासन से प्रावधान है 2 लाख प्रस्तुत करना है। उसको प्रोसेस कर लिया, हम जल्दी से जल्दी शासन से उसको पीड़ित परिवार को हम पहले दी जाएंगे। डॉक्टर रुक्मणी मैडम का काला चिट्ठा बहुत है, वो डॉक्टरों के साथ बहुत मरीजों के साथ बहुत अनैतिक व्यवहार करती है। आए दिन उनसे सरकारी पेशेंट रहते हैं वो प्राइवेट ले जाके देखती है, 1000-15,000 डेली का कमाती है। उसके बाद भी वो डॉक्टर रुक्मणी मैडम को क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि लाखों करोड़ों रुपए छापने के बाद हमारे आदिवासियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। एक पाइजन के ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन नहीं मिलता, ऐसा हॉस्पिटल। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने बीजेपी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर तीखा हमला बोला। सांसद ने हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में किसानों के लिए क्या किया है। इस पर रघुवंशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए हर कदम उठाया है, जबकि बीजेपी ने किसानों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। रघुवंशी ने उदाहरण देते हुए कहा कि मनमोहन सरकार में 71,000 करोड़ का और कमलनाथ सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज किया, गोली चलवाई, आत्महत्या के लिए मजबूर किया। रघुवंशी ने सांसद से सवाल किया है कि वो खुद भी किसान हैं तो बताएं कि उनके परिवार ने कब खाद और बीज के लिए लंबी लाइनें लगाई या मंडियों में रात भर संघर्ष किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने किसानों के समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसे जरूरी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। अजय रघुवंशी ने आगे कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और सरकार को जगाने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को उजागर कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस बयान के बाद अब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।